डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको 1 साल पहले की घटना के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। उस समय मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण मेरे सर पर चोट लगी थी। चोट ज़्यादा गंभीर नहीं थी और डॉक्टर का भी कहना था इस चोट से मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चोट मेरे दिमाग के ऐसे हिस्से पर लगी थी जिस कारण मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि मेरी आँखों की रोशनी बहुत जल्द आ सकती है, लेकिन वो कब आएगी इसके बारे में किसी को पता नहीं था। डॉक्टर बार बार कह रहा था कि मैं दवाइयाँ खाता जाऊँगा, अपने खाने पीने का ख्याल सही रखूँगा तो मेरी आँखों की रोशनी जल्द ही वापस आ जाएगी, और इसे आने में कितना समय लगेगा इसके बारे में वो डॉक्टर बता नहीं रहा था। मैं पूरी तरह से अंधा सा हो गया था, मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। भले ही वो चोट भी भर गई थी, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता था और मैं ये मानने लगा था कि मेरी ज़िंदगी अंधों की तरह निकलने वाली है। मैं देख नहीं पा रहा था, बचपन से ऐसा नहीं था, लेकिन उस चोट ने मुझे वैसा बना दिया। मैं घर पर रहने लगा था और चीज़ों को हाथ से छूकर उनके बारे में जानने लगा था। मैं पहचान करने लगा था कि बिना देखे कैसे जिया जाता है। घर पर हर सामान वैसा का वैसा ही रखा होता। जब भी मैं बाहर से आता तो छूता हुआ आगे बढ़ता। मेरे दोस्त मेरी बहुत मदद किया करते और वो सारा सामान मेरे घर तक पहुंचा दिया करते, लेकिन मैं जानता था जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मेरे लिए परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अगर मैं कहीं काम ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, कौन मेरी मदद करेगा। मैं मानने लगा था कि अगर मैं काम ही नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मेरा घर कैसे चलेगा। और यही दोस्त जो अब मेरी मदद कर रहे हैं, धीरे धीरे वो इस चीज़ को बोझ समझने लगेंगे। मैं आंखें ठीक भी कैसे करता, तो मैं अब ऐसे ही जीने लगा और 1 साल निकल गया। मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन 1 साल बाद मैं घर की सीढ़ियों से फिर से गिर गया और चोट मेरे फिर से जैसे सर पर ही लगी थी। उस चोट के कारण भी मेरा सर दर्द रहने लगता और मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कई दवाइयाँ दी, मेरे सर को देखा और मुझे कुछ इंजेक्शन लगे, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी क्योंकि सामने वाले सर पर भी चोट लगी थी, और उस चोट के कारण मेरी आंखों की रोशनी आ चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जैसे चोट के कारण मेरी आंखों की रोशनी गई थी, वैसे ही चोट के कारण मेरी आंखों की रोशनी वापस भी आ गई थी, और डॉक्टर इसे देखकर खुद खुश था। उसका कहना था कि वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाए कि चोट के कारण दोबारा आंखों की रोशनी आ भी तो सकती है। हमारे दिमाग के अंदर कई बार कुछ ऐसा होता है जिससे आंखें सही से काम नहीं करती और अगला झटका लगने पर आंखों की रोशनी आ जाती है। 1 साल मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और अब मैं फिर से रोशनी को देखने लगा था, अपने दोस्तों को देखने लगा था, दुनिया को देखने लगा था। इससे पहले मैंने आदत डाल ली थी किसी चीज़ को बिना देखे महसूस करने की। मैंने एक चीज़ देखी कि मेरी आंखों की रोशनी भले ही चली गई थी, लेकिन मेरे कान ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे। मेरा नाक जैसे ज़्यादा तेज़ हो गया था और मैं ज़्यादा चीज़ों को सूंघ पा रहा था। मेरी सुनने की शक्ति तेज़ हो गई थी, मेरी महसूस करने की शक्ति तेज़ हो गई थी, जैसे मैं किसी चीज़ को पहले से पता लगा पा रहा था। ऐसा शायद सबके साथ होता है। जब हमारी एक इंद्री काम नहीं करती तो हमारी बाकी सब इंद्रियां ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, और इसका एहसास मैंने पा लिया था। लेकिन मेरी आंखों की रोशनी तो वापस आ गई, मेरी बाकी इंद्रियां अब भी उतनी ही तेज़ थीं।
शुरू शुरू में मुझे रोशनी देखने में मुश्किल हो रही थी, मुझे लोगों को पहचानने में मुश्किल हो रही थी। धुंधली धुंधली यादें, 1 साल पुरानी चीज़ों को मैं सही से देख नहीं पा रहा था। लगभग 1 हफ्ता लगा मुझे। हर चीज़ पहले धुंधली दिखाई देती रही, उसके बाद धीरे धीरे साफ होती रही। मैं चेहरों को पहचानने लगा था, मैं दोस्तों को पहचानने लगा था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो अलग सी थी। मुझे कुछ अलग नज़र आना शुरू हो गया था। सबसे पहले तो उस अस्पताल से जब मुझे छुट्टी मिली तो मैं बड़ी खुशी खुशी अपने घर जा रहा था, और पहली बार मैं इतनी दूर से घर अकेला जा रहा था। 1 साल हो गया था, मुझे किसी न किसी की मदद मांगनी पड़ती, मुझे घंटों का इंतज़ार करना पड़ता जब कोई मुझे यहाँ से लेकर घर तक लेकर जाए। मैं इंतज़ार करता करता थक जाता था। अब मैं टैक्सी करवा कर खुद ही वहाँ अपने घर तक जा रहा था, और टैक्सी में ही मैंने एक अजीब चीज़ देखी। पहले हमेशा टैक्सी ड्राइवर अकेला होता है, आज पहली बार मैंने देखा कि टैक्सी ड्राइवर के साथ भी कोई बैठा हुआ था जो टैक्सी ड्राइवर से बात नहीं कर रहा था। अजीब सा फटे पुराने कपड़े पहने एक इंसान साथ वाली सीट पर बैठा था और वो आगे घूरे जा रहा था, जबकि टैक्सी ड्राइवर मुझसे कुछ चीज़ें पूछता और उससे बिल्कुल बात नहीं करता, जैसे उससे लड़ाई हो चुकी थी। मैंने कोई सवाल नहीं किया, शायद ये उसके जान पहचान वाला होगा और उसकी मजबूरी होगी। लेकिन मैं पीछे आराम से बैठा था। मेरी खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता था। मेरी नज़र तो उस कांच के बाहर सड़क को देखने में लगी हुई थी। कितना कुछ बदल गया शहर में और मैं देख तक नहीं पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हर चीज़ देखूंगा, घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद मैं सीधा घर पहुंच गया। घर मैंने खुद चाबी लगाई और उस दरवाजे को खोला तो मेरे घर के अंदर उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। मैं खुद हैरान था, आखिर मेरे घर के अंदर उस कुर्सी पर कौन बैठा होगा। मैं तो देख नहीं पाता था, क्या यह आदमी हर रोज मेरे घर के अंदर आता होगा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, भाई साहब यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? चोर तो नहीं तुम? देखो दिन दहाड़े मेरे घर के अंदर कैसे घुस आए तुम, और मुझे दिखने लगा है, इसलिए जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बता दूंगा। लेकिन वो आदमी उसी तरह से कुर्सी पर बैठा रहा और जैसे मुझे अजीब नज़र से देखता रहा। काफ़ी देर उसे वैसे ही बैठे देख मैं जल्दी से फ़ोन लगाने के लिए एक तरफ गया, लेकिन वहाँ तक जैसे ही मैं पहुँचा, पीछे मुड़कर मैंने देखा वो आदमी कुर्सी पर मौजूद नहीं था। शायद वो भाग गया। मुझे खुशी हुई, लेकिन मैंने जल्दी से वो दरवाज़ा लगा लिया और मैंने हर कमरे में जाकर देखा कहीं वो इधर उधर छिप तो नहीं गया। उसके बाद मैंने हर खिड़की को बंद कर दिया। मैंने देखने की कोशिश की आखिर वो अंदर कैसे आया होगा। हो सकता है उसके पास कोई चाबी हो। कल मैं इस ताले को बदलवा दूंगा। यही सोचकर मैं बेडरूम की तरफ चल पड़ा। मुझे रेस्ट करने का मन कर रहा था तो मैं बेड पर लेट गया और पास में पड़ी वो किताब मैंने उठा ली। उसे पढ़ते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही थी। मैं अब पढ़ सकता था। पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, आज शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे खिले हुए फूल हों। शब्दों को देखकर इतनी खुशी शायद पहली बार शब्द सीख रहा बच्चा करता होगा, वही खुशी आज मुझे हो रही थी। लेकिन जब मैं शाम के वक्त बाहर सैर करने के लिए निकला तो आज मैं हर चीज़ को कुछ अलग महसूस कर रहा था। मैंने कई लोग देखे जो बिल्कुल सही लग रहे थे, कई लोग बड़े अजीब से लग रहे थे। उनकी चाल बहुत अजीब थी। कुछ तो दीवार से सटे इस तरह से खड़े थे जैसे उन्होंने कोई नशा कर लिया हो। कुछ लोग मेरे घर के दरवाजे के पास बैठे हुए थे और उनके कपड़े जैसे फटे हुए थे। मैंने कुछ लोगों को देखा, उनके शरीर से खून निकल रहा था जैसे उनका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ हो, फिर भी वो इस तरह से चले जा रहे थे जैसे उन्हें दर्द महसूस हो ही ना रहा हो। भले ही 1 साल के लिए मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उससे पहले ऐसे हालात तो शहर में नहीं हुआ करते थे। ऐसे लोग, चोट लगे लोग इस तरह से सड़कों पर घूम रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए थे, ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे।
कई औरतों को देखा, उनका भी जैसे एक्सीडेंट हुआ था। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके शरीर के अंग नजर आ रहे थे, फिर भी वो इसी तरह से बेधड़क चले जा रहे थे। खून टपक रहा था लेकिन वो चल रही थीं बिना शर्म के, और मैंने ध्यान दिया लोग भी उसे देख नहीं रहे थे। जैसे बिल्कुल किसी को पता ही ना हो वो आंखों के सामने से चलकर निकल गई। इसी तरह मैं सैर करने के लिए जब उस पार्क में पहुंचा, वहां भी हालात अजीब से थे। मैंने इतनी भीड़ यहाँ पार्क में कभी नहीं देखी। यहाँ पर तो 2 कॉलोनी के लोग ही आते हैं और आज तो इतनी भीड़ थी। कुछ लोग तो वहाँ पर सैर कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग सबसे अजीब थे। वो एक तरफ बैठे हुए थे, वहीं कुछ एक तरफ लेटे हुए थे। पेड़ की तरफ सर करके वो आदमी खड़ा था जो सबसे अजीब लग रहा था। पास में उस तालाब के अंदर एक आदमी अपने पूरे शरीर को डुबाए बैठा था, बस उसका सर ऊपर की तरफ था। यहाँ हो क्या रहा है? क्या शहर के लोग पागल हो गए हैं? यही बात सोचकर मैं हंसता हुआ आगे निकल रहा था। 2 लोग मिले मुझे जो वहाँ सैर कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बात की और मैं भी उनसे बात करके खुश था। लगभग 2 साल पहले से वो यहाँ पर सैर करने आ रहे हैं और उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मैं उनसे पूछने लगा कि यहाँ पर भीड़ लग गई है, लगता है ज़्यादा लोग आने लगे हैं। लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। तुम्हें इतने लोग भी भीड़ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी। शायद तुम्हें ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। मुझे उस आदमी की बात भी सही लगी, क्योंकि मुझे हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। हर रंग भड़कता हुआ आंखों में पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तेज़ हो गया है। हर रंग की रफ्तार तेज़ हो गई है मेरी आंखों में टकराने की। उससे बातें करने के बाद थोड़ी देर मैंने सैर की। वो लोग अजीब से वहीं खड़े थे जिनके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं, और मैंने वहाँ से वापस आकर ये सोचा क्यों ना अपने दोस्त के उस रेस्टोरेंट में एक बार जाकर आऊँ। वो हर रोज़ मुझसे फ़ोन पर बात किया करता और मुझे बताया करता कि उसका रेस्टोरेंट कम चलता है, कम लोग वहाँ पर आते हैं, और मैं उससे कहता कभी ना कभी मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में ज़रूर आऊँगा, वहाँ पर बैठकर अच्छा भरपेट खाकर जाऊँगा। तुम्हें ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे वहाँ आया करूँगा। मैं बहुत लकी हूँ, देखना मेरे आते ही तुम्हारा वो रेस्टोरेंट भरने लगेगा। लेकिन वो बहुत परेशान था और मुझसे ऐसे ही बातें किया करता, तो मैंने सोचा आज उसके रेस्टोरेंट में जाकर आता हूँ। उसे भी सरप्राइज़ सा दूँगा कि मेरी आंखों की रोशनी सही हो गई है, और उसे वहाँ जाकर मिलकर आऊँगा, देखूँगा उसका रेस्टोरेंट कैसा चलता है। वहाँ से मैं टैक्सी लेकर सीधा उसके रेस्टोरेंट में पहुँच ही गया। जैसे ही मैं उसके रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा, मैंने देखा वहां तो भीड़ लगी हुई थी। हर कुर्सी पर कोई ना कोई बैठा हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया हुआ था। लगता है यहाँ रेस्टोरेंट में खाना बनने में समय लग जाता है, इसके बारे में कहूँगा। मैं आगे बढ़ता गया। वो लोग बड़े अजीब से नजर आ रहे थे, जैसे बहुत भूखे हों, लेकिन उनका खाना वहाँ पर आ नहीं रहा था। यही सोचता हुआ मैं आगे की तरफ बढ़ गया और मैंने सामने अपने दोस्त को देखा, और वो तो मुझे देखकर खुद हैरान था। उसने कहा, तू चलकर यहाँ पर आया है, कैसे? मैंने उससे कहा, मेरी आंखें ठीक हो गई। मैं घर पर सीढ़ियों से गिर गया और उसके बाद से मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। वो खुश था। मैंने उसे गले से लगाया और एक तरफ जाकर हम बातें करने लगे। उसने कहा उसे थोड़ी परेशानी है, यहाँ पर कस्टमर कम आते हैं। लेकिन मैंने उससे कहा, बाहर तो देख कैसे भीड़ लगी हुई है, और तू तो खाना लगता है बनाता ही नहीं, बड़े आराम से मुझसे बातें कर रहा है। इतने कस्टमर बाहर भूखे बैठे हैं। वो जल्दी से एक तरफ आया और उसने बाहर कुर्सियों की तरफ देखा और अजीब सी नज़र से मेरी तरफ देखने लगा। उसने कहा, मजाक मत उड़ा, देख तू मजाक उड़ाना शुरू कर गया, बाकियों की तरह बन गया ना तू। मैंने उससे कहा, नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन तुझे काम करना चाहिए। ऐसे तू मुझसे बातें कर रहा है, जल्दी से जल्दी खाना बना। इतने कस्टमर हर कुर्सी पर बैठे हैं, तेरे तो यहाँ बैठने की जगह तक नहीं है। मैंने बस इतना कहा था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो गया। उसने कहा, चलो मुझे काम है, मैं बाद में तुझसे बात करता हूँ। कुछ खाना है तो बता, वरना मेरे पास काम बहुत है। मुझे वो थोड़ा गुस्सा लगने लगा, तो मैं भी उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वो लोग अब भी मेरी तरफ घूरे जा रहे थे, जैसे मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया हो।
लेकिन उनकी नज़र मेरी तरफ ही थी। तो ये मेरे लिए अजीब सी चीज़ थी। यहाँ भी कुछ लोग तो सही लग रहे थे, कुछ लोगों के कपड़े फटे हुए थे जैसे वो कहीं से गिर कर आए हों, कुछ के चेहरे पर तो मिट्टी तक लगी हुई थी। यहाँ शहर में हो क्या रहा है, इस चीज़ ने आज तो सच में मुझे परेशान करके रख दिया। इसके बाद मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। इसके बाद मैंने टैक्सी ली और अपने घर के काफ़ी करीब तक मैंने टैक्सी रुकवा ली और मैंने उससे कहा कि मुझे घर पर चलकर जाना है। आज मुझे चलने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था और मैं अपनी टांगों को भी ज़्यादा कष्ट देना चाहता था। वहाँ से मैं घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में आते हुए हर घर को मैं देख रहा था, हर किसी को पहचान कर रहा था, जैसे लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। भले ही हमारी ये कॉलोनी काफ़ी छोटी है, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और अजीब लोग तो यहाँ भी भरे पड़े हैं। वहाँ उसके बाद काफ़ी शांति वाला सफ़र था, क्योंकि वहाँ आगे बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह थी। उस खाली जगह पर सिर्फ एक ही घर है दूर दूर तक कोई और घर नहीं, और लोगों का कहना है कि उस घर में भूत रहते हैं। हमेशा से ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर भूत रहते हैं, लोगों को वो परेशान करते हैं और कुछ लोगों की जान तक ले चुके हैं। मैं बचपन से यहाँ से गुजरता आया हूँ, मैंने कभी भूत नहीं देखे, लेकिन आज तो मेरा मन भी उस घर को देखने का कर रहा था। मैं नीचे से उस घर को देखता जा रहा था और काफ़ी खुशी हुई। वो टूटा हुआ घर अब भी वैसा का वैसा ही था, लेकिन मेरी नज़र जब एक खिड़की पर पड़ी, मुझे वहाँ लाल आंखें नज़र आईं। जैसे वो आंखें बाहर की तरफ देख रही थी, वो आंखें हिल रही थी, इधर उधर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुझे वो आंखें नज़र आई थी, लेकिन मैं जल्दी से आगे निकल गया। मुझे लगा शायद ये सच नहीं होगा। उसके बाद और घर आ गए और वहाँ पर फिर से भीड़। उस खाली जगह पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ तो भीड़ ही भीड़। मैं अब घर के अंदर आया ही था, मुझे कुर्सी पर बैठा वो आदमी फिर से नज़र आया। मैं हैरान और गुस्से में उसे गालियाँ निकालने लगा। तू हर बार घर के अंदर आ जाता है, कैसे आ जाता है? आज तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। इतना कहने के बाद मैंने पास पड़ी वो लाठी उठाई और उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन वो अपनी कुर्सी से उठ ही नहीं रहा था। मैंने तेज़ी से उसको डंडा मारा। मैं उसे हल्की चोट पहुंचाना चाहता था, उसे ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने वो डंडा मारा, उसके शरीर के आर पार चला गया और वो एक झटके से जैसे गायब हो गया। उस चीज़ ने मुझे डरा कर रख दिया था। मैं घबराया हुआ अपने घर में रुक तक नहीं सकता था। मेरे पैर कांपने लगे थे। मैंने अपनी आंखों के सामने पहली बार भूत देखा था, जो मेरे घर के अंदर ही रहता है। बार बार वो आदमी मुझे कभी इधर कभी उधर नजर आ रहा था। वो दीवारों के आर पार जा रहा था। मैं डरा सा, सहमा सा, कुछ सोच नहीं पा रहा था और मन में एक ही ख्याल आया। जोसेफ कहा करता था भूत प्रेत होते हैं, मैं कहा करता था भूत प्रेत नहीं होते। तो मुझे याद ही जोसेफ की आई, तो मैं सीधा उसके घर की तरफ निकल पड़ा। उसका घर करीब था और मैं उसके घर की घंटियां बजाए जा रहा था। काफ़ी देर बाद वो निकला और मेरे घबराए हुए चेहरे को पहचान गया। उसने कहा, कुछ देखा लगता है तूने, तेरी आंखों की रोशनी आज ही आई है और तू ऐसे घबराया हुआ है जैसे तूने भूत देख लिया हो। वो मेरी मन की बात पहचान गया था। मैं कुछ बोला नहीं, बस सर हिला दिया कि हाँ देखा है। उसने मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझसे कहा, क्या तूने भूत कहाँ पर देखा है? मैंने उससे कहा, मेरे घर के अंदर वो कुर्सी जो तुम सब पहले से कहा करते थे कि अपने आप हिलती है, तू कहता था उस पर लगता है भूत का साया है। वो पुरानी कुर्सी जो हम खरीद कर लाए थे, मुझे उस पर भूत नजर आया है। जोसेफ ने कहा, हाँ मुझे लगता था वो अपने आप हिलती है। तुम कहा करते थे नहीं, मुझे तो उस पर भूत नज़र नहीं आता और जब तक नज़र नहीं आएगा तब तक तुम मानोगे नहीं। लेकिन क्या तुझे आज सच में नज़र आया था भूत? मैंने कहा, हाँ मुझे वहाँ एक आदमी नज़र आया, मैंने डंडा मारा उसे, मेरे सामने गायब हो गया, भूत ही था वो। जोसेफ कहने लगा, हाँ
तुझे भूत नजर आ रहे हैं। लगता है तेरी आंखों की रोशनी 1 साल बाद आई है। तेरी इंद्रियां बदल गई हैं, जैसे एक बच्चे की होती हैं। नई नई आंखें आती हैं, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं होता इन चीज़ों को देखने का। तुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। ज़रूर तुझे दूसरी दुनिया के वो प्राणी नजर आ रहे होंगे जो मर चुके हैं। मैंने उससे कहा, हाँ, मुझे सड़क पर कई लोग नजर आ रहे हैं जो ऐसा लगता है जैसे एक्सीडेंट में चोट खा चुके हैं। सड़कों पर लेटे हुए आदमी, हवा में जैसे लटके हुए आदमी। कुछ लोग दीवार की तरफ चेहरा कर हमेशा खड़े ही रहते हैं। वो जगह जहाँ पर हम आस पास घूमते रहा करते थे वहाँ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और तभी मेरी ज़बान जैसे रुक सी गई। मैंने देखा जोसेफ के पीछे काले कपड़े पहने उसके दादाजी को, जिनकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर जैसे जोसेफ पहचान गया मैंने कुछ और देखा है। उसने डरते हुए कहा, क्या देखा तूने? तूने कुछ देखा लगता है। मैं कदम पीछे बढ़ा रहा था। मैंने उससे कहा, तेरे पीछे काले कपड़ों में तेरे दादाजी। मेरे ये शब्द सुनकर जोसेफ भी जैसे डर सा गया और उसने कहा, मुझे पहले से लग रहा था। कब से मुझे एहसास हुआ करता था कि घर में दादाजी की आत्मा है। कुछ चीज़ें अपने आप गिरती हैं, मुझे लगता है जैसे दादाजी ही हों। मैंने उससे कहा, ये तेरे दादाजी ज़रूर हैं, लेकिन ये कटा फटा सा चेहरा, ये कोई इंसान नहीं है, ये आत्मा है। लेकिन जोसेफ ने कहा, कब से रह रहे हैं ये यहाँ पर? और वो आत्मा जो तेरे घर में है, वो आदमी की आत्मा कब से तेरे घर में मौजूद है? क्या कभी तुझे नुकसान पहुंचाया उसने? मैंने कहा, नहीं। जोसेफ ने कहा, तो ये कोई डरावनी आत्माएं नहीं है, ये यहीं पर निवास करती हैं, बस तुझे अब नजर आ रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो कभी नुकसान हुआ ही नहीं। हम इसी तरह से बातें कर रहे थे और मैं उसे हर चीज़ के बारे में बता रहा था जो मुझे नज़र आई थी। मुझे भूत प्रेत नज़र आ रहे थे, तो जोसेफ मुझे बाहर गलियों में ले गया। वहाँ शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने ही वाला था। जोसेफ मुझे ये कहता रहा, तुझे क्या क्या नज़र आ रहा है? मैं उसे बताता रहा, वो आदमी वो नीचे गिरा हुआ है, खून टपक रहा है। जोसेफ कहता, उसे तो नज़र नहीं आ रहा। मैं कहता, यहाँ भीड़ लगी है। जोसेफ कहता, 2 आदमी खड़े हैं सामने, उनके सिवा कोई मौजूद नहीं है, मतलब बाकी सब आत्माएं हैं। मैं वहाँ इधर उधर घूमता जा रहा था और जिस चीज़ को मैं देख रहा था वो अजीब नज़र से मुझे देख रहे थे, जैसे उनके लिए कोई ऐसा आ गया था जो उन्हें भी देख सकता है। हर कोई मुझे घूरता जा रहा था। मैं हैरान परेशान आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। साधारण आत्माएं। हम उस घर की तरफ जा रहे थे जहां सब कहते हैं कि भूत प्रेत मौजूद हैं। उस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। जोसेफ मुझे कह रहा था कि वहां जाकर देखते हैं, क्या वहां भी तुझे भूत नजर आता है? और कौन सा भूत नजर आता है? जोसेफ मुझे वहां पर ले गया और मैं अंदर नहीं जाना चाहता था। उसे तो कुछ नज़र नहीं आएगा, मुझे जो नज़र आएगा मुझे नहीं पता मेरा दिल उसे संभाल पाएगा या नहीं। डर के कारण अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मैं उसे रोकता रहा, लेकिन वो जैसे खींचता हुआ मुझे उस घर की तरफ ले गया और उसने कहा, क्या यहाँ तुझे आत्माएं नज़र आ रही हैं? मैंने उससे कहा, मुझे उस पूरी सड़क पर कोई नज़र नहीं आया, जैसे यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे सन्नाटे भरी जगहों पर सबसे ज़्यादा आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत का वास होता है। ये पहली जगह है जो बिल्कुल सन्न है, कोई मौजूद नहीं हम दोनों के सिवा। बाहर से उस घर के अंदर लाल आंखें नजर आती रहीं। मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो इंसानी आंखें नहीं थी। मैं जोसेफ को कहता रहा, अंदर नहीं जाना है, वो दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, उसे बंद करने की हिम्मत तक किसी में नहीं होती, क्योंकि उसे छूना भी सही समझा नहीं जाता। जोसेफ मुझे उसके अंदर ले गया और वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, कोई आवाज़ तक नहीं। वहाँ वो लाल आंखें ऊपर वाले कमरे में नजर आ रही थी और मैं सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं चाहता था। जोसेफ मुझे खींचता हुआ हर कमरे की तरफ ले जाता रहा और कहता रहा, यहाँ कौन नजर आ रहा है, यहाँ कौन नजर आ रहा है? मैं उसे समझाता रहा, कोई नहीं है, लेकिन ऊपर है कोई, ये बात मैं उसे बताना नहीं चाहता था।
मैं उसे डराना नहीं चाहता था और खुद को वहां पर ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन जोसेफ मुझे खींचता हुआ उस सीढ़ियों के ऊपर ले गया। मैं वहां तक रुकने की कोशिश करता रहा, वो मुझे खींचता रहा। उस बड़े कमरे में वो ले गया जहां बेडरूम था। वो तो अंदर गया, वो इधर उधर देखता रहा, उसे जैसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने वहां काले रंग का एक इंसान देखा, या मैं कहूं वो इंसान नहीं हो सकता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और उसके कान सर पर लगे हुए थे। मैंने उसके काले काले हाथ देखे जिस पर सफ़ेद नाखून लगभग 2 से 3 इंच लंबे थे। उसके पैरों की उंगलियां जैसे 2 से 3 ही हों और वो भी जुड़ी हुई थीं। वो इंसान कम जानवर ज़्यादा लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें उसके जैसे मुंह से भी ज़्यादा बड़ी थी। छोटा सा मुंह था उसका। लेकिन वो शैतान सबसे पहले जोसेफ की तरफ देखता रहा। जोसेफ इधर उधर चेहरा घुमाकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे देखकर इतना डर गया था कि मैं अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। उस शैतान ने पहले जोसेफ को देखा और उसकी नज़रें जब मुझ पर पड़ी, वो अजीब सा घूरने लगा। पहले तो वो वहाँ पर खड़ा रहा, मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन उसके बाद उसने हाथ हिलाया। मेरी नज़र उसके हाथ पर चली गई और वो भी हट नहीं रही थी। उसने 2-3 बार हाथ हिलाया, जैसे वो ये जानना चाहता हो कि मैं उसे देख पा रहा हूँ या नहीं, और उसे पता लग गया कि मैं उसे देख पा रहा हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसका छोटा सा मुंह जब हंसी के कारण खुला तो वो कानों तक पहुँच गया था। बड़े बड़े दांत थे उसके और उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। मैं अंदर तक सिहर गया था क्योंकि वो जानता था मैं उसे देख सकता हूँ। और वो क्या करने वाला था? वो वहीं पर खड़ा हंसता रहा और मैंने जोसेफ को खींचना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, निकलो यहाँ से, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, निकल यहाँ से। जोसेफ मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने कहा, तुझे कोई भूत नजर आया है? मैंने उसे कहा, निकल यहाँ से, यहाँ हम बचने वाले नहीं हैं, तू निकल यहाँ से। वो मेरे घबराए हुए चेहरे को देखकर जान गया था कुछ तो गड़बड़ है। हम दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। वो शैतान हिला तक नहीं। हम उस घर से बाहर आ गए। मैंने उसका खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं ऊपर कांच की तरफ देखने लगा। उस शैतान ने कांच पर हाथ रखा हुआ था और उसकी आंखें मेरी तरफ थी। उसकी बड़ी सी मुस्कान और चमकते हुए दांत मुझे अब भी नजर आ रहे थे। उसकी घूर बहुत डरावनी थी और हंसी भी। वो जानता था कुछ और उसने हमें आसानी से जाने दिया। उस रात मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा, जोसेफ, मैं तेरे यहाँ रुकना चाहता हूँ। मैंने एक ऐसे शैतान को देखा है, तुझे बयान नहीं कर सकता। वो इंसान नहीं था, कोई साधारण आत्मा नहीं थी। मैंने आत्माएं देखी हैं, वो हमारी पीछा नहीं करती, वो हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन ये शैतान था। वो ऐसे हंस रहा था जैसे वो कुछ करने वाला है और हमें बस इंतज़ार करना होगा। उस रात मैं जोसेफ के घर ही था और हमें काले साए नजर आना शुरू हो गए। जोसेफ भी काले सायों को देख रहा था और मैं कई आत्माओं को भी देख रहा था। पहले तो वो आत्माएं घर के अंदर घूम रही थी, लेकिन जब काले साए नजर आना शुरू हुए, मैंने पहली बार आत्माओं को डरे हुए देखा। वो दीवारों के पार चली गई। मैं उस खिड़की से देख रहा था उस आत्मा को दूर जाते हुए। वो कई घरों के पार चली गई, जैसे वो डर रही थी किसी से। आत्माएं भी किसी से डरती हैं। ये काले साए क्या हैं? ये किससे डर रही हैं? उस रात काले सायों ने हमें इतना परेशान किया। वो हमें छू रहे थे, वो हमें खरोंच रहे थे और सुबह 3 बजे नजर आया वो काला शैतान। वो खिड़की पर बाहर से हमें देख रहा था और वो फटी हुई मुस्कान जैसे कुछ कहना चाहती थी। वो मेरी तरफ इशारा करता जा रहा था। मैं थोड़ा करीब गया। वो कुछ बोल रहा था। मैं उसे सुनने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ कहा।
मुझे मध्यम सी आवाज सुनाई दी। मैं और करीब गया। उसने कहा था, तू मुझे देख सकता है? तू तो मेरा यार है। वो पहली रात थी जब हम इतना परेशान हुए थे। उससे अगली रात और भी बुरी थी और वो शैतान अब घर के अंदर नजर आया था और शब्द वही थे, तू मुझे देख सकता है? तू तो मेरा यार है। और वो काले साए जैसे हमारे और करीब आ रहे थे। मैंने देखा मेरे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश की उस काले शैतान के उन सायों ने। काला शैतान दूर खड़ा भी देखता जा रहा था। मैं जानता था धीरे धीरे वो करीब आता जाएगा और वो जो करेगा वो डरावना होगा। वो हमें मार सकता है, लेकिन उसके शब्द वही रहते, तू मुझे देख सकता है? तू मेरा यार है। बहुत दिनों तक हम इसी तरह से परेशान होते रहे और जोसेफ ने कहा कि पास की चर्च में वो पादरी हमें इससे बचा सकता है। उस शाम हम उस पादरी के घर गए थे और उसने बाइबल से कोई पूजा करने की कोशिश की थी। मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जैसे ही 9 बजे वो काले साए कमरे के अंदर थे और उस पादरी की पूजा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पादरी खुद उन काले सायों को देखकर हैरान था। वो कई चीज़ें करता जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उस काले शैतान ने वहाँ पैर रखा, काले साए भी गायब होना शुरू हो गए। उस काले शैतान को सिर्फ मैं ही देख पा रहा था, कोई और देख नहीं पा रहा था। लेकिन उस पादरी के शरीर के अंदर से निकलता हुआ हाथ सबने देखा था। उसके पेट को फाड़कर उस शैतान का हाथ निकला था और वो शैतान तो बहुत दूर खड़ा था। उसने अपने हाथ को दीवार में डाला और वो हाथ निकला पादरी के पेट से। उसका पेट फट चुका था। इस चीज को देखकर हम भी उसके घर से भाग आए थे। वो पादरी तो कुछ दिनों में ठीक हो गया, लेकिन वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता था। हम कई पादरियों के पास गए, कोई भी हमसे मिलना नहीं चाहता था। जैसे सबको पता लग गया था कोई चीज़ है जो हमारे साथ रहती है, कुछ तो वो करने वाली है और मैं जानता था वो मुझे मारेगी। वो शैतान मुझे मारेगा क्योंकि मैं उसे देख सकता हूँ, बस उसके शब्द, तू मुझे देख सकता है? तू तो मेरा यार है। क्या वो मुझसे कुछ करेगा? क्या वो मेरे शरीर पर कब्जा तो नहीं कर लेगा, या मुझ में समा तो नहीं जाएगा, या मुझसे कोई ऐसा काम करवाएगा जो नहीं करना चाहिए? उस रात हमने घर में कई बल्ब लगा लिए थे। हम जानते थे वो आएगा, लेकिन हमें उससे बचना होगा। इतनी रोशनी में शायद वो असर ना करे। ये सच था, रोशनी में वो कम असर करता है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो बल्ब को तोड़ सकता है, बिजली को गुल कर सकता है। वो शक्तियों से भरा हुआ है। उस रात सच में एक एक करके बल्ब खराब होने शुरू हुए और सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था, हर रात की तरह। हम इंतज़ार करने लगे और वो काले साए नजर आना शुरू हो गए। आसपास जो आत्माएं नजर आ रही थी सड़क पर, 2-3 दिनों से वो भी सड़कें खाली हो चुकी थी, जैसे कोई बड़ी शक्ति आसपास आ चुकी है। हम जानते थे उस घर के आसपास लोग क्यों नजर नहीं आते। ये शैतान रहता है उस पुराने घर में। वो शैतान यहाँ भी नजर आ रहा था और आज वो थोड़ा गुस्से में था। वो मेरी तरफ घूरे जा रहा था और उसने कहा, तू मेरी मदद नहीं करेगा? मैं तुझे जान से मार सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं, तुझे मेरी मदद करनी होगी। मैंने उससे कहा, ना, मैं किसी शैतान की मदद नहीं करना चाहता। मुझे बस तुझसे छुटकारा चाहिए। जैसे तू हमेशा वहां पर रहता है, हमें छोड़ दे, वहीं पर रह ले। उसने कहा, तुम जान ही नहीं पाओगे, मुझसे छुटकारा कैसे पा सकते हो? तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे मैं क्या हूं और कहां से आया हूं। अगर तुम मेरा इतिहास जान लो, शायद मुझसे बच जाओ। तुम्हें मैं 2 दिन का समय देता हूं, दोनों की मौत तय है, लेकिन तुझसे मुझे प्यार है। तू देख सकता है मुझे, तू मेरा यार है। उस रात हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खरोंच नहीं। वो काले साए भी गायब हो गए, लेकिन मन में सवाल था, 2 दिन में क्या करेंगे?
हम उसका इतिहास जान पाएंगे? कैसे? क्या यहाँ की वो पुरानी लाइब्रेरी में इसके बारे में कुछ पता चल जाएगा? कोशिश करते हैं। अगली सुबह हम उसी लाइब्रेरी में थे और वहाँ से ढूंढ रहे थे उस घर का इतिहास। कोई न्यूज़ की होल्डिंग्स मिल जाए, कुछ मिल जाए जिससे पता चल जाए उस घर का इतिहास क्या है। और एक किताब हमें मिल ही गई जो उस घर से जुड़ी थी। वहाँ का लाइब्रेरियन बता रहा था हमें। उस किताब को खोलते ही हम समझ गए उसमें पता तो कुछ चलने ही वाला है। वो शैतानी किताब थी, उसमें जादू टोना बताया गया था। उसमें इस शहर के इतिहास को बताया गया था, कैसे यहाँ पर जादू टोना हुआ करते थे। इसी के साथ उस घर का इतिहास भी था उसमें, कैसे इस घर में कई लोगों को मारा गया था और एक शैतान को बुलाया गया था। वो शैतान हमारी दुनिया में आना चाहता था, बस उसे उस घर तक रोक दिया गया। कोई चाहता था उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना और उस शैतान ने उसे भी छोड़ा नहीं, लेकिन वो हमारी दुनिया में आ नहीं पाया और घर तक सीमित रह गया। वो शैतान जब भी किसी का पीछा करता है उसे छोड़ता नहीं, और उससे बचने का तरीका पीछे सफ़ेद कागज़ों पर लिखा हुआ था, जैसे वो किताब के हिस्से ना हो, अलग से कुछ पन्नों को जोड़ा गया था और उसमें पूजा विधि बताई गई थी जो उसी घर में करनी होगी और वो शैतान इस दुनिया से चला जाएगा, वो उस घर से छूट जाएगा और हमारी जान शायद तभी बच सकती है। हम उस सारे सामान को इकट्ठा कर चुके थे। आज रात हमें उसी घर में जाना होगा। हमें 2 दिन का समय दिया है उसने। अगर वो वादा निभाए तो 2 दिन से पहले हमें कुछ नहीं करेगा और हम आज ही उसे खत्म कर देंगे। उस घर के अंदर जाते हुए पैर तो कांप रहे थे, मन घबरा रहा था, लेकिन जिंदा बचने का रास्ता एक ही था। हर सामान को वहां रखा गया। वहां मोमबत्तियों को हर जगह लगाया गया। एक गोल निशान बनाया गया जैसा शैतान का होता है। उसी रास्ते से वो शैतान हमारी दुनिया में आता है, उसी रास्ते से उसे वापस भेजना होगा। वो मंत्रों का इस्तेमाल करना होगा जो इंग्लिश में लिखे हुए थे। ये पुराने मंत्र थे, मुझे नहीं पता था, लेकिन जोसेफ कहा करता है कि बाइबल में बताया गया है शैतान हमारी दुनिया में आता है। वो यहीं पर वो मंत्रों को पढ़ने वाला था जो वहाँ बताए गए थे। और हमें पूरा सामान रखने के बाद सुबह 3 बजे पूजा करनी होगी और वो शैतान उस 3 बजे ही सबसे शक्तिशाली होता है। उसका सामना भी करना पड़ सकता है और वो हमें मारने की कोशिश भी कर सकता है। लगभग हर सामान को हम रखते जा रहे थे, वो शैतान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही काले साए वहां पर घूमना शुरू हो गए, हमारे करीब से निकलना शुरू हो गए, हम जान गए थे शैतान आने वाला है और शैतान का हमें इंतज़ार करना होगा। हमें कई चीज़ें उस किताब में मिली थी जिससे उस शैतान का सामना किया जा सकता है। वो पानी जो उस शैतान पर फेंकोगे वो शैतान कमज़ोर होगा और उससे बचा जा सकता है। नींबू को हर कोने में रखने के बाद उससे ऐसी शक्ति निकलती है जो खुद में शक्ति सोख लेती है और आपको नुकसान नहीं होता। काले धागे जो हर जगह फेंकने थे, वो निशान जो बनाया हुआ था उसके अंदर ही रहना था और यही हम कर रहे थे जब तक वो शैतान वहाँ नहीं आया। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे उसे डर था ही नहीं। उसका चेहरा मुस्कान के कारण फटा जा रहा था, आंखें लाल बाहर आने को चमक रही थी। हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तब भी नहीं की उसने, लेकिन जैसे ही हमने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया, समय अभी दूर था, वो मुस्कुराता रहा। हम पूरे मंत्र को पढ़ चुके थे, कुछ नहीं हुआ। तो समय का ध्यान हुआ जो 3 बजे ही पढ़ने हैं, और वो मुस्कुरा रहा था, उसे सब पता हो। हम वहाँ 1 घंटा क्या करते, हम वहाँ खड़े रहे, उससे बाहर नहीं निकले। वो काले साए हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस बड़े गोले के अंदर कोई भी काली शक्ति आ नहीं पा रही थी। भले ही वो शैतान का निशान बनाया था हमने, लेकिन उसी रास्ते शैतान वापस जाता। वो काले साए आसपास मंडराते रहे। 3 बजे तक सांस रोके हम वहीं पर खड़े रहे। हमें जान का खतरा था, लेकिन मन खुद को बचाने को था। 3 बजते ही वो शैतान भी जैसे उसके अंदर आने की कोशिश कर रहा था।
वो गोला उसके अंदर वो घुसने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई शक्ति थी जो रोक रही थी और हमने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मैं उन मंत्रों को सही से पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन जोसेफ बिल्कुल सही पढ़ रहा था। वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसे ऐसे शब्द प्रोनाउंस करने में आसानी हो रही थी। वो शैतान जैसे कांपना शुरू हो गया और मैंने उसे धुंधला होते हुए देखा। वो उस गोले के अंदर खिंचा रहा था और जैसे खिंचता हुआ वो धुआं बन रहा था। वो गोले के अंदर पहुंचा और जैसे वहां सन्नाटा सा छा गया। एक चीख की आवाज हर तरफ गूंज गई, जैसे वो पूरे शहर में सुनाई दी हो। इधर उधर से गूंजती हुई वो आवाज बार बार हमारे कानों में पड़ती रही। लगभग 5 सेकंड तक ऐसा ही होता रहा और फिर बिल्कुल सन्नाटा, जैसे एक बड़ी बला टल गई हो और हम वहां बैठ गए। थके हुए हम काफी देर वहां बैठे रहे। आज हमने एक ऐसे शैतान से छुटकारा पाया था जो शायद हमें कभी भी मार सकता था, लेकिन हम बच गए। उसने हमें 2 दिन का समय दिया था और हमने उसे एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। हम खुशी खुशी 1 घंटे बाद ही घर आ गए। ये दिन का वक्त हो गया था, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन जोसेफ बहुत खुश था। वो इधर उधर घूमता जा रहा था, जैसे घर में वो नई नई चीज़ों को उठा रहा था और आज उसे जिंदा बचने की इतनी खुशी थी कि मुझे भी नींद नहीं आई और मैं उससे बातें करता रहा। उसकी बातों से पता चल रहा था वो कितना खुश है। जैसे एक बला से हम बच गए थे। उस पादरी को देखने के बाद तो मैं भी डरा हुआ था, क्या हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता। उसके बाद हम बातें करते रहे। लगभग सुबह हमने नाश्ता किया और अब जोसेफ को कहीं जाना था। उसने कहा मुझे जाना होगा, बहुत ज़रूरी काम है। मैं बहुत खुश हूँ और आज मुझे खास काम करने हैं। मैं उसे रोकना नहीं चाहता था क्योंकि उसने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने बस उससे इतना ही कहा, हाँ फ़ोन कर लेना अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो। जोसेफ ने कहा, हाँ तुझे तो मैं ज़रूर फ़ोन करूँगा, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मैं तुझे रोज़ फ़ोन किया करूँगा। तू मुझे देख सकता है, तू तो मेरा यार है। सिर्फ इतने शब्द कहे जोसेफ ने और वो बाहर की तरफ चल पड़ा। उसकी मुस्कान बड़ी अजीब सी थी। उसके जैसे चलने का तरीका बदला हुआ था और जल्दी से वो बाहर निकल गया। मेरे पैर वहीं पर जकड़ से गए थे। मैं कुछ सोच रहा था, वो शब्द याद कर रहा था जो इसने मुझे कहे हैं। तू मुझे देख सकता है, तू तो मेरा यार है। ये शब्द वो शैतान कहा करता था। क्या सच में हमने शैतान को ख़त्म कर दिया? क्या हमने शैतान को उसकी दुनिया में भेज दिया? और उस किताब के पीछे लगे वो कागज़ के पन्ने बाद में क्यों जोड़े गए थे? और उन मंत्रों से क्या होता है? उस दिन मैंने इंटरनेट पर यही काम किया। मैं ढूंढता रहा उन शब्दों का अर्थ। मैं जानने की कोशिश करता रहा वो मंत्र कहाँ से लिए गए हैं और अंत में दोपहर के समय मुझे सब पता चल गया। वो निशान जो हमने बनाए, वो मोमबत्तियाँ जिसका हमने इस्तेमाल किया, वो शैतान को इंसान के शरीर में डालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उस मंत्रों से शैतान हमारी दुनिया में इंसानी शरीर में पहुंच जाता है। हमने खुद को बचाने के लिए उसी का काम किया। वो यही तो हमसे करवाना चाहता था। वो पीछे लगे पन्ने इसीलिए अलग शब्दों में थे, अलग पन्नों पर थे, क्योंकि वो उसका हिस्सा ही नहीं थे। उस शैतान ने खुद को जिंदा किया था जोसेफ के शरीर में और हम दोनों ने मदद की थी उसकी। मुझे उस दोपहर जोसेफ का फ़ोन आया। उसकी हंसी बहुत तेज़ थी और वो हंसता रहा। मैं जानता था वो जोसेफ नहीं, वो शैतान है। उसने बस इतना कहा, तू मेरा यार है, तूने मेरी कितनी मदद की है, मुझे जिंदा कर दिया है। मैं अब शायद तुझसे बात नहीं करूँगा, बहुत काम है मुझे, बहुत सालों के काम मेरे यहीं छूटे हुए हैं, मुझे सब करने हैं। मेरे मन में भी एक सवाल उठा था और मैंने उससे पूछ ही लिया, मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है? जोसेफ के शरीर को तो तूने पा लिया,
शायद उसकी आत्मा छूट गई होगी जो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे जिंदा क्यों छोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ। शैतान शायद किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, और तू तो उस घर में गए हर इंसान को मारता है, तो मैं जिंदा क्यों हूँ और क्या तू मुझे मारने वाला है? उसकी हंसी काफ़ी देर तक चलती रही और मैं डरता रहा उसका जवाब क्या होगा। उसने कहा, तुझे क्यों मारूंगा? तूने तो मेरी मदद की है, तू ही तो है जो मुझे देख सकता है, तू तो मेरा यार है। इन शब्दों को कहने के बाद फ़ोन कट चुका था और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। यहाँ एक ऐसी घटना हो चुकी थी जो नहीं होनी चाहिए, और वो शैतान मेरी इन आँखों का फ़ायदा उठा गया था, हमारे संसार में आ गया था। आज भी मैं इंटरनेट पर ढूंढता हूँ, किताबों को टटोलता हूँ, कोई तो रास्ता मिले उस शैतान को उसकी दुनिया में भेजने का। मुझे ये तक पता नहीं वो कर क्या रहा है और भविष्य में वो क्या करना चाहता है। मैं कोई खबर ढूंढ नहीं पाता उससे जुड़ी हुई। वो कुछ तो कर रहा है, वो कुछ तो करने वाला है। हमें उसके लिए सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन कौन करेगा मेरी बातों पर यकीन? क्या आप करोगे?